सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ इसका सरलार्थ हम कर चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है जो है वो कविता से है। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरफ माँ का ध्यान ज़्यादा होता है। माँ का उन्हें प्यार मिलता रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ का साथ मिलता रहे, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहे और परियों की कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। इसीलिए सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसे बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? कविता में ऐसे बड़ी हूँ न मैं इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़े होने पर माँ हमारी तरफ उतना ध्यान नहीं देती जितना छोटे होने पर हमारा ख्याल रखती है, हमेशा अपने साथ लगा कर रखती है। इसीलिए इसमें कवि ने ऐसा कहा है कि ऐसे बड़ी न हूँ मैं, कि मैं कभी भी इस तरीके से बड़ी ना हूँ कि मैं अपनी माँ के लाड़ दुलार से दूर हो जाऊँ। हाँ, हम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करेंगे। अगला है, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इस वाक्य का अर्थ है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। हमें अपने सारे काम भी अपने आप करने पड़ते हैं और माँ जो है वो उतना ध्यान हमारी तरफ नहीं देती जितना छोटे होने पर देती है। छोटे होते हैं तो वो माँ हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ साथ रहती है, जहाँ भी जाती है हमारा हाथ पकड़कर हम साथ लेकर जाती है। और बड़े होने पर वो ऐसा नहीं करती। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? तो इस कविता में ऐसी बहुत सी स्थितियाँ हैं, जैसे माँ अपने बच्चे का मुँह है उसको खाना खिलाती है, उसका मुँह धोती है, बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर उसके साथ साथ रहता है, वह उसे अपनी गोदी में सुलाती है, हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसके साथ रहती है, उसे उदित होता हुआ चंद्रमा भी दिखाती है। तो इस प्रकार से बच्चे अपनी माँ के जो करीब होते हैं उसकी अनेक स्थितियाँ इस कविता में दिखाई गई हैं। अगला जो प्रश्न है वो कविता से आगे से है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या करती है? तो हम सभी की माँ भी, जैसे इस कविता में उस बच्ची की माँ उसके लिए बहुत कुछ करती थी, वैसे ही सभी की माँ अपने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। वैसे ही मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत कुछ करती है। जैसे वह सुबह सबसे जल्दी उठती है, मेरे लिए नाश्ता तैयार करती है और मेरे सारे कपड़े धोना, मेरे कपड़ों को प्रेस करना, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो सब चीज़ों का ध्यान मेरी माँ ही रखती है। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ हम बच्चों को छलती है? यह इसलिए कहा गया है क्योंकि जितना ध्यान माँ अपने सबसे छोटे बच्चे का रखती है उतना बड़ों का नहीं रखती। क्योंकि बच्चे अपना स्वयं का सब काम करने लायक हो जाते हैं तो माँ उनका ध्यान कम रखती है, क्योंकि उसे और भी घर के काम होते हैं। और बच्चे ये समझते हैं कि माँ जो है वो छोटे पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और बड़े होने पर जितना ध्यान छोटे होने पर हम पे देती थी वैसा बड़े होने पर नहीं देती। तो उनको ऐसा लगता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा वैसा ध्यान नहीं रखती। इसीलिए ये बातें कही गई हैं। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। ऐसी बहुत सी क्रियाएँ हैं जो इस पाठ में दिखाई गई हैं कि माँ जो है वो अपनी बच्ची के लिए करती है। उनमें से कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं, जैसे माँ अपनी बच्ची का मुँह धोती है, उसे अपनी आंचल के साए में छुपा कर रखती है और उसे खाना खिलाती है ना, उसे परियों की कहानियाँ सुनाती है, उसे चंद्रमा के दर्शन करवाती है, जब चंद्रमा उदय होता है तो उसको दिखाती है और उसे खिलौने देती है, उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती है और उसका मुँह पोंछती है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे काम हैं जो इस पाठ में, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो इसमें छोटी बच्ची या बच्चे के लिए माँ करती है। अनुमान और कल्पना,
इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कह रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि जब चंद्रमा उदय होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। और बचपन में भी बच्चे एक ही रात के समय जब कभी रोते हैं तो माँ उन्हें चंदा मामा की कविताएं सुना कर उन्हें चंदा मामा के दर्शन करवाती है और बच्चे यह देखकर चुप हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी उस चंद्रमा से जुड़ी हुई अनेक कविताओं के कारण ही माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात कही गई है, क्योंकि बच्चे बचपन से ही ये सुनते हैं कि चंदा जो है वो हमारा मामा है। तो ऐसी बात इसीलिए कही गई है। इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या करती होगी कल्पना करके एक कहानी बनाओ। वह बच्ची बहुत ही नटखट होगी। वो हमेशा अपनी माँ के साथ साथ फिरती होगी। जहाँ भी उसकी माँ जाती होगी वह बच्ची हमेशा उसके साथ ही रहती होगी। अगर माँ खाना बनाती है तो रसोई में उसके पास खड़ी होकर वह भी रोटी बनाने की जिद करती होगी। और जब माँ कमरे की सफाई कर रही होती है तब वो भी बेड पर चढ़कर इधर उधर उछल कूद कर रही होगी और स्वयं माँ के द्वारा करने वाले जो काम है वो स्वयं करने की जिद करती होगी। इसी प्रकार से रात को भी वह माँ के साथ ही लिपट कर सोती होगी। माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौक़ों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्यौहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? सोचो और लिखो। माँ अपना दिन कैसे गुजारती है? पहले हम इसका उत्तर लिखेंगे कि एक माँ का दिन जो है वो बहुत ही व्यस्त होता है, क्योंकि माँ घर में सबसे पहले उठती है और सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक कि रात तक वो घर के बाकी सदस्यों की ज़रूरतें पूरी करने में ही अपना सारा समय गुजार देती है। उसे अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। वह जैसे ही सुबह उठती है सबसे पहले वो सभी के लिए चाय बनाती है। उसके बाद स्वयं नहा धोकर पूजा पाठ करती है। सबके लिए नाश्ता तैयार करना, बच्चों को जगाना, उन्हें स्कूल भेजना, अपने पापा के लिए भी वो यानी बच्चों के पापा के लिए, अपने पति के लिए भी वो लंच तैयार करती है, उन्हें ऑफिस भेजती है और फिर घर के बाकी काम करके जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, ये सारे काम करके वो निपटा कर शाम को अपने बच्चों और अपने पति के आने का इंतज़ार करती है। जब बच्चे घर पे आ जाते हैं तो उन्हें चाय दूध देना और उनका गृह कार्य तक करवाने का काम भी माँ ही करती है। और इन सब कामों के बाद वो शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है और सबको शाम को रात को खाना खिला पिला कर सबके सोने के बाद वह स्वयं सोती है। तो जब मेहमान आ जाते हैं या घर में कोई बीमार पड़ जाता है या त्योहारों के दिन, माँ की दिनचर्या पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मेहमानों के आने पर वह पहले से ही सारा मेन्यू डिसाइड करती है कि किसी के आने पर क्या बनेगा और उसी हिसाब से वो सारी चीज़ों की तैयारी पहले से करती है। और मेहमानों का स्वागत करना, उनके लिए सभी उचित व्यवस्था करने का ध्यान भी माँ ही रखती है। और जब घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको दवाई देने का काम और उसकी उचित देखभाल करने का काम भी माँ ही करती है। यहाँ तक कि बच्चों के बीमार होने पर वो रात भर जाग कर भी उनकी सेवा करती है। इसी प्रकार से त्योहारों के दिन भी माँ विशेष प्रकार की मिठाइयाँ बनाने का काम और घर में भी विशेष जो भोजन भी विशेष प्रकार का बनता है। और जो भी त्यौहार के दिन जो माँ जो भी कोई त्यौहार है तो उस दिन जैसे भी विशेष पूजा की जाती है तो वो सारा काम भी जो है वो माँ ही करती है। तो उसका त्यौहार वाला दिन तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। और फिर भी वो हमेशा अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए यह काम करते समय कभी भी दुखी नहीं होती। वो हमेशा खुश ही रहती है और उन्हें इन कामों को करने से बहुत ज़्यादा संतुष्टि भी मिलती है। भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फ़र्क है? नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें बताना है कि इन शब्दों में क्या फ़र्क है। स्नेह और प्रेम, ये शब्द दोनों देखने में तो एक ही लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। तो ये बहुत से शब्द दिए गए हैं, तो ऐसे ही ये पहला शब्द है स्नेह और प्रेम।
स्नेह जो होता है वो छोटे बच्चों के लिए जो अपनी माँ का जो प्रेम होता है उसे कहते हैं स्नेह। और प्रेम छोटे बड़े सभी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है गृह, ग्रह और गृह। ग्रह जो होता है वो हमारे, जैसे एक वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी भी जो है वो एक ग्रह है। और जो गृह होता है वो होता है घर, यानी नेहा ने गृह कार्य पूरा नहीं किया। तो गृह कार्य यानी घर का काम, जो अध्यापक उसे घर के लिए काम देते हैं उसे कहते हैं गृह कार्य। तो गृह बने घर। शांति, सन्नाटा। शांति जो होती है, शांति यानी बच्चे जब सो जाते हैं तो उनके सो जाने पर बिल्कुल हलचल नहीं होती घर में, है ना, तो उसे कहते हैं शांति। और सन्नाटा, वातावरण में जब चुप्पी होती है, जैसे अब कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था तो वातावरण में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था ना, बिल्कुल सन्नाटा, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। निधन और निर्धन। निधन होता है मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाना, और निर्धन यानी गरीब। धूल और राख में क्या अंतर है? धूल तो होती है मिट्टी, है ना, धूल मिट्टी उड़ती रहती है जैसे, और राख, राख जो होती है वो लकड़ी या कोयले के जलाने के बाद जो एक पदार्थ बचता है उसे राख कहते हैं। चूल्हे में लकड़ियाँ जल जाने के बाद राख शेष रह गई, है ना। आगे है समान और सामान। समान तो होता है बराबर, यानी हमारे देश में सभी जातियाँ एक समान मानी जाती हैं, सभी जातियों को समान माना जाता है। और सामान जैसे वस्तुएं, है ना, अपना सामान इधर उधर मत फैलाओ। तो ये इनमें अंतर है, थोड़ी सी मात्रा से भी इनमें अंतर हो जाता है, इसीलिए हमें हमेशा शुद्ध शब्द लिखना चाहिए। कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझाने के लिए वाक्य भी बनाओ। जैसे शब्द बता रही हूँ, ऊपर नीचे, आना जाना, आगे पीछे, उल्टा सीधा, अच्छा बुरा, सुख दुख, मित्र शत्रु। तो इनमें से मैं 4 के आपको वाक्य बता रही हूँ। अच्छा बुरा, हमें हमेशा अपना अच्छा बुरा सोच कर ही कोई भी काम करना चाहिए। आगे है सुख दुख। सुख दुख इस जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। मित्र शत्रु, इस जमाने में मित्र शत्रु की पहचान करना बहुत मुश्किल है। आगे पीछे, हमें हमेशा आगे पीछे देखकर ही सड़क जो है वो पार करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपके पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।